अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत वाफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही हमेशा खुश व खुर्रम रखे और शाद व आबाद रखे और अल्लाह ताला आप लोगों को हर तकलीफ़ मुसीबत से बचाए रखे। आपकी दिली तमन्नाओं को, जायज़ मकासिद को अल्लाह ताला पूरा करता रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए आज की कहानी की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि आप लोग तो लाइक, सब्सक्राइब तो कर ही दोगे इंशाअल्लाह ताला। कमेंट्स भी लिख लोगे। तो कहानी का नाम है ख्वाब नगर और उसके राइटर हैं मोहम्मद इब्राहिम जमाली। ये मेरे लिए दूसरा धचका था। कभी मैंने इनके साथ 2 साल तक असिस्टेंट के तौर पर काम किया था, मगर मुझे फिल्म लाइन के तौर तरीके रास नहीं आए और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर दूर निकल गया। अब इतने अरसे बाद इत्तेफाकन मुंबई में रुकने पर इन्हें एक नज़र देख लेने की ख्वाहिश दिल में जाग उठी थी। सुबह के 10 बजे के करीब मैं सीधा उनके दफ्तर पहुंच गया, जो रंजीत स्टूडियो में था। मैंने सोचा इतने पुराने, इतने मशहूर, मारूफ डायरेक्टर ने अपना ऑफिस थोड़ी ही बदला होगा। और वाकई उनका सब कुछ अभी तक वही था। वही ऑफिस, वही दीवारें और वही दीवारों पर उनकी पुरानी फिल्मों की तस्वीरें। वही पुराना सा सोफा सेट जिसके स्प्रिंग पुराने बदरंग चमड़े से इस तरह बाहर निकल आए थे जैसे कमज़ोर बकरियों की पसलियां उनकी चमड़ी से बाहर नजर आने लगती है। उन पर जगह जगह रेक्सीन के पेवन लगे हुए थे। फर्श पर कालीन के रंग फीके पड़ गए थे और कहीं कहीं से धागे पाँव में आकर उलझने लगते थे। एक कोने में एक मैली सी मेज कुर्सी रखी थी, जिस पर सदियों पुराने से यरकान ज़दा पीले कागज़ पड़े हुए थे। दरवाजे के पास ही एक लोहे का जंग आलूद स्टूल रखा हुआ था, जिस पर पानी से भरी सुराही रखी हुई थी और शीशे का मैला सा ग्लास उल्टा पड़ा हुआ था। सुराही के ऊपर की सतह की चिकनाहट अरसा हुआ खत्म हो चुकी थी। अब वहां सफेद रूखापन था। लगता ही नहीं था कि उसके अंदर पानी की एक बूंद भी होगी, मगर उसमें पानी था। चपरासी अपने सड़े हुए स्टूल से उठकर मेरे करीब आया और चाय के लिए पूछा, मगर पिलाया उसी सुराही का पानी। 5 रुपए का नोट देकर अपने और उसके लिए मैंने चाय मंगवाई और बाद में उससे पूछा, डायरेक्टर साहब कब आएंगे? वो मेरे लिबास और गले में मेरे कीमती जापानी कैमरे से काफ़ी मुतासिर हुआ था। बोला, साहब उनका तो कोई पता नहीं कि कब आए भी या नहीं। कहाँ रहते हैं? मैंने पूछा। फ़ोन वगैरह है? नहीं साहब, उनके यहाँ फ़ोन नहीं है। एड्रेस? मुझे नहीं मालूम साहब। मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं आया। ये कैसे हो सकता है कि चपरासी को अपने साहब के घर का पता न मालूम हो? थोड़ी देर बाद वो मुझे एक बार फिर ऊपर से नीचे तक देखने के बाद शायद मोतबर आदमी समझते हुए बोला, साहब नाराज़ होते हैं। ये दफ्तर भी कभी शानदार हुआ करता था, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। मगर फिर भी फिल्म वालों की शान एक दिखावा तो बनाए ही रखना चाहते हैं। आखिर इन डायरेक्टर साहब की 15 फिल्में हिट हो चुकी थी। मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा, कहूंगा कि किसी फिल्मी रिसाले से पता हासिल किया है। तुम बेफिक्र रहो, उनका पता बता दो। ये कहते हुए मैंने 10 का नोट उसकी तरफ बढ़ाया। साहब आपको उनका घर नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल रास्ते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गलियां हैं। आप टैक्सी ले लीजिए, मैं पहुंचा देता हूँ। मैं कुछ दूर सड़क पर उतर जाऊंगा और आपको रास्ता समझा दूंगा, मगर साहब आप मेरा नाम मत लीजिएगा, वरना वो मेरा गला दबा देंगे। वाकई बहुत ही गंदा इलाका था जहां चपरासी ने टैक्सी रुकवाई। करीब ही सड़क के किनारे गंदगी के ढेर थे, जिन पर कुत्ते मुंह मार मार कर ताउफून के बगोले उड़ा रहे थे। चपरासी ने मुझे रास्ता समझा दिया, जो मेरी समझ में बिल्कुल भी ना आ सका। बहुत पुरपेज गलियां थी। डायरेक्टर साहब से बात करने का मौजू तलाश करने के लिए मैंने चपरासी से पूछा, उनकी आखिरी फिल्म कौन सी थी? वो बोला, साहब बहुत पुरानी बात है, 10 साल से इनकी कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई। तब से बस एक ही फिल्म को लिए बैठे हैं। पैसा हो तो काम आएगा और काम आएगा तो काम आगे बढ़ेगा। मुझे डायरेक्टर साहब का घर बड़ी मुश्किल से मिला। वहाँ इन्हें कोई नहीं जानता था, कम से कम फिल्म डायरेक्टर के तौर पर तो कोई नहीं जानता था। घर भी क्या था, बस खपरेल की छतों का 2 कमरों वाला एक झोपड़ा था। मुझे वहां जाकर बहुत अफसोस हुआ, ख्वाह मख्वाह एक शरीफ आदमी को गोया नंगा देख लिया हो। खुश भी शर्मसार हुआ और उन्हें भी शर्मिंदा किया। दरअसल मैं तो अपने पुराने उस्ताद से मिलने आया था, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा था।
मगर अब ऐसी हालत में उनसे उनकी फ़िल्मों की बातें करना, उनके ज़ख्म को खुरचने के बराबर था। मैंने उन्हें अपनी लिखी हुई एक कहानी सुनाई। वो बोले कहानी अच्छी है, इस पर फ़िल्म बन सकती है, मगर मैं खरीद नहीं सकूँगा। पहली फ़िल्म ही 10 साल से लटकी पड़ी है। मगर आप तो, मैं कहते-कहते रुक गया। फिर बोला, आप ये इसे रख लें, आपसे क्या लेना-देना। मैंने कहा ना मैं नहीं बना सकूँगा, वो उदास लहजे में बोले। मगर आप तो 15। मैंने फिर अपने आप को संभाला। उनके एक ही जवाब को बार-बार दोहराने पर मजबूर करना मुझे अच्छा नहीं लगा। भई ये फ़िल्म इंडस्ट्री है, उन्होंने गहरा साँस लेकर कहा, कभी आकाश तो कभी पाताल। वो मुझे और ज़्यादा बूढ़े और कमज़ोर महसूस हुए। लम्हे भर के तवक़्क़ुफ़ के बाद बोले, मैं तुम्हें एक डायरेक्टर के नाम ख़त लिख देता हूँ। वो मेरा दोस्त भी था कभी, मगर अब दोस्ती काम नहीं आएगी। डूबते सूरज को कोई नमस्कार नहीं करेगा। हाँ, और करे भी क्यों? वैसे तुम्हारी कहानी में दम बहुत है। कहानी के सिलसिले में महबूब स्टूडियो पहुंचा तो अचानक मेरी मुठभेड़ रामविलास से हो गई। अरे, तुम अभी तक यही हो? मैंने हैरत से पूछा। 10 बरस बाद में रामविलास की जवानी हवा हो गई थी और कनपटियों की सफ़ेदी रंगने के बावजूद ज़बान हाल से बता रही थी कि मेरा रंग नकली है। मैंने सोचा, वो मेरे साथ बैठेगा, बातचीत होगी, कुछ मेरी सुनेगा, कुछ अपनी कहेगा। बाहर मैंने भी कुछ कम धक्के नहीं खाए थे, अगरचा अब किसी हद तक मुनासिब तौर पर ज़िंदगी बसर कर रहा था। फ़िल्म लाइन ने उसे भी काफ़ी भंबोड़ा होगा। मैं उसकी सारी कथा सुनना चाहता था, मगर उसने सिर्फ़ इतना पूछा, कहाँ हो? नॉर्वे में, मैंने उसे जवाब दिया। मैं रस्तोगी साहब के साथ हूँ। माफ़ करना, बहुत काम है, बहुत बिज़ी हूँ यार। आज आखिरी शूटिंग है, फ़िल्म में बहुत सा काम बाकी है, उसे पूरा करना है, फ़िल्म में भी जोड़ना है। शाम को कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स आ रहे हैं, उन्हें फ़िल्म दिखानी है, तुम शाम तक रहोगे ना? मुलाकात होगी। तुम्हारी फ़िल्म का नाम क्या है? मैंने पूछा। वो जल्दी से बोला, आस्तीन का सांप। इससे पहले कि मैं उसे बताता कि मैं कल सुबह ही फ्लाई कर रहा हूँ, वो हाथ लहराता हुआ एक तरफ को निकल गया। मेरी कहानी की बात तो बन न सकी, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम था और डायरेक्टर आनंद इंतहाई मसरूफ़ थे। मगर इतना ज़रूर हुआ कि डायरेक्टर साहब ने खुलूस दिल से फिर कभी चंद रोज़ के लिए आने और कहानी डिस्कस करने की दावत दी, और साथ ही स्टूडियो के मिनी सिनेमा में दिखाई जाने वाली फ़िल्म के लिए मुझे मदऊ कर लिया। स्क्रीन पर चलने वाली फ़िल्म थी, मगर मेरा ज़हन गैर हाज़िर था। ज़हन की स्क्रीन पर तो और ही किस्म की फ़िल्म चल रही थी। वो प्लेटफॉर्म पर 2 साल बाद आज मेरे सामने खड़ा था। पंजाब की ताज़ा और खुली हवा ने उसका रंग निखार दिया था। मैंने उसके करीब जाते हुए कहा, हेलो हेलो रामविलास, लुधियाना से कब आए? ये कहकर गले मिलने के लिए मैंने बाहें उसकी तरफ बढ़ा दी, मगर वो आगे न बढ़ा। अपनी जगह पर खड़े-खड़े बोला, पहले तुम मुझे रामविलास नहीं, राम कुमार कहो, फिर गले मिलूँगा। अच्छा भई राम कुमार, मैं हँसा, मगर ये नाम की तब्दीली का क्या मतलब? तुम्हारा नाम तो अच्छा भला है। जल्दी से गले मिलने और अलग हटने के बाद वो बोला, कभी तुमने हमीद से पूछा है कि वो अजीत क्यों कहलाया? प्रेमचंद धनपत राय क्यों ना रहा? ये भी तो अच्छे भले नाम तो हैं। उसने मेरा ही जुमला दोहराया। अरे बुद्धू, आर्ट और अदब में ऐसे नाम नहीं चलते। ज़रा सोचो तो, ये कलाकार अगर अपने असली नाम रहने देते तो कब के ख़त्म हो जाते। उनके साथ के कई लोग कैसे टूटे हुए तारे बन गए हैं, अपने पीछे लकीर तक नहीं छोड़ी। मगर तुम्हें, हमें तो नौकरी करनी है, हमें उनसे क्या लेना देना। वो कुर्सी पर बैठ गया तो मैंने उसे समझाने की कोशिश की। वाह, नौकरी करना कोई ज़रूरी है? राजेंद्र, धर्मेंद्र और मनोज कुमार अगर तुम्हारे जैसे दोस्तों का काम मानते तो आज वो भी नौकरियां कर रहे होते। नौकरियां तुम करो, हम तो चले। मैंने सोचा कि वो अब उठकर खड़ा होगा, लेकिन उसने कहा, चाय आ रही है, मगर वो कुर्सी पर डटा बैठा रहा। चाय भी तुम्हारे साथ ही होगी और रवानगी भी, वो बोला। कहाँ? मैंने हैरान होकर पूछा। कहाँ के इरादे हैं? तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक के बात की तह को पहुंच गया होता। खैर, तुम तैयारी करो, मैं सारा प्रोग्राम बताता हूँ। तैयारी? यार, पहेलियां न बुझवाओ। अरे रेलवे बाबू साहब, अपना रेलवे पास नहीं बनवाओगे? मुंबई चलना है। खैरियत तो है? वो बोला, मैं फिल्म एक्टर बनूंगा।
अब तक वो मजाक उड़ा रहा था, अब मेरी बारी थी। मैंने कहा, मैं फिल्म एक्टर बन चुका हूँ, मेरी 200 फिल्में भी हिट हो चुकी हैं, अब तुम्हारी कसर बाकी है। मुझे वाकई फिल्म लाइन में बर्बाद किए हुए अपने 2 कीमती बरसों का दुख सता रहा था। तुम्हें किस बेवकूफ़ ने मशवरा दिया था कि तुम फिल्म एक्टर बनने जाओ? मैंने जवाब दिया, अब उसी बेवकूफ़ की खाद से उगा हुआ अक्लमंद तुम्हें मुफ्त मशवरा दे रहा है कि ऐसी नादानी से बाज आ जाओ। तुम लंबे हो? उसने पूछा। नहीं। चौड़े हो? नहीं। गोरे हो? नहीं। खूबसूरत हो? नहीं। बस ठीक ठाक हो। मुझे ये खुशफहमी ना होती तो फिल्म लाइन में जाता ही क्यों? तुम ठीक ठाक भी नहीं हो, बस भगवान की कृपा है। वो बोला, मुझ पर भगवान की खास इनायत है। ये सब कुछ जो तुम में नहीं है मुझ में है। अब इस बात पर बहस बंद। उठो, बोरिया बिस्तर बांधो और चलो मेरे साथ बम्बई। फिल्म इंडस्ट्री बाहें खोले मेरा इंतजार कर रही है। इन दिनों मैं दिल्ली के कैंट स्टेशन पर असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के तौर पर तैनात था। वो करीबी कॉलोनी में अपने माँ बाप के साथ रहता था। उस वक्त उसकी उम्र 20-22 बरस की थी और मैं 25 बरस से ज़्यादा का नहीं था। उसने 2 साल पहले मैट्रिक किया था और ताहाल तक बेरोजगार था। शुमाली जुनूब में इन दिनों आबादियाँ दूर दूर होने की वजह से इस इलाके के नौजवानों की वाहिद तफरीगा रेलवे स्टेशन हुआ करती थी, जहाँ आकर वो गाड़ियों की रौनकें देखते थे। मगर कभी कभी इन बेटिकट सैलानियों को टिकट कलेक्टर बहुत तंग करते थे और जुर्माना आयद कर देते थे। इसीलिए रामविलास ने अपनी गर्ज के लिए मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। आदमी दिलचस्प था, इसलिए हमारी खूब निभने लगी। शाम को कभी कभी मिलिट्री की 3X घोड़ा रम की चुस्कियां लगा लेता तो घोड़े पर सवार हो जाता, स्टेशन पर आता और जनाना डब्बों के सामने खड़ा होकर होंठों पर जुबान फेरता, आंखें सेकता, दूसरे दोस्तों के साथ छेड़छाड़ के कुछ फिक्रे बोलकर अपना दिल बहलाता रहता। वैसे आदमी बेजरर था और फिर स्टेशन मास्टर ऑन ड्यूटी यानी मेरी पनाह में आया हुआ था, इसलिए टिकट कलेक्टर और स्टाफ वाले उसे नज़रअंदाज करते थे। एक दिन वो बोले, लुधियाना जा रहा हूँ, फूफी गुजर गई हैं, पिताजी बीमार हैं, मुझसे कहा है कि मैं पुरसा दे आऊँ। फिर उसका खत आया कि फुप्पीजाद भाई ने नया रेस्टोरेंट खोला है और उसे मुनासिब तनख्वाह पर मैनेजर के तौर पर रोक लिया है। और अब 2 साल बाद इतनी अच्छी नौकरी को लात मारकर वो मेरे सामने बैठा था। मैं जब मेरी नसीहतों का उस पर कोई असर ना हुआ, कोई हुर्बा कारगर ना हुआ, तो मैंने सोचा कि मेरा क्या जाता है, रेलवे का फ्री पास है, मुंबई हो आते हैं। चुनांचा मैंने उससे कहा, चलो दोस्त, तुझे ले चलता हूँ बुचड़ खाने, तेरी गर्दन बहुत मोटी हो चली है। मुंबई में मैं जहाँ जहाँ छोटी मोटी जान पहचान थी, मैंने उसको शूटिंग दिखाई, कुछ लोगों से मिलवाया। पहले पहल तो वो डायरेक्टरों को ये तासुर देने की कोशिश करता रहा कि उसे फिल्मों में काम करने का कोई शौक नहीं है। हाँ, अगर उन्होंने उसे काम करने की पेशकश की तो वो उन पर और सारी फिल्म इंडस्ट्री पर एहसान अजीम करके उनका छोटा सा हीरोशिप का काम कर देगा। मगर जब काफ़ी दिन तक कहीं से कोई ऑफर ना आई तो उसने खुद ही आगे बढ़कर अपने गुण गिनवाना शुरू कर दिए। लुधियाना में एक फोटोग्राफर से दोस्ती करने के बाद उसने कई पोजों में अपनी तस्वीरें उतरवाई थी, जो वहां कई महीनों तक फोटोग्राफर की दुकान के शोकेसों में लगी रही थी और जिन्हें उसके बकौल कॉलेज की लड़कियां घंटों खड़े होकर हसरत भरी नजरों से तका करती थी। और वहीं से उसे फिल्म लाइन में आने का ख्याल आया था। उसने वो सब फोटो भी डायरेक्टरों को दिखाए थे। मगर जब ये मरहला भी तय हो चुका और कोई सिलसिला न बना तो उसने इंडस्ट्री के हर ऐरे गहरे के आगे हाथ जोड़ना शुरू कर दिए कि उन्हीं में से किसी नत्थु खैरे ने उसे सलाह दी कि कोई लड़की साथ लाओ तो कुछ उम्मीद बन सकती है। इतने दिनों में हमारी जेबों की जुबान से पैसे कुत्ते की राल की तरह इधर उधर बह गए थे और जेब के कुत्तों ने अपने जबड़े बंद कर लिए थे। मगर राम विलास को आस थी कि कोई लड़की राह चलते उस पर इस तरह फरेफ्ता होगी कि अपने बाप की सारी जायदाद और फैक्ट्री तक लाकर उसके कदमों में ढेर कर देगी और कहेगी, साजन जी, अब तक तुम कहाँ थे, मैं तो जन्म जन्म की प्यासी तुम्हारी राह तक रही थी। मगर ऐसा भी नहीं हुआ। किसी भी लड़की ने रामविलास को घास तक नहीं डाली। उसने बाजारों और गलियों में हर लड़की को भूखी नजरों से देखना शुरू कर दिया। वो गुजराती बूढ़ा बहुत ही लागर सूखा हुआ था, बिल्कुल हड्डियों का पिंजर। रामविलास उसे जरा सा भी धक्का दे देता तो उसके परान पखेरु आकाश की तरफ उड़ जाते। न जाने वो कब से रामविलास की ताक में था। एक रोज ऐन रामविलास के सामने आकर बोला, तुमको नौकरी मांगता?
रामविलास उसकी बूढ़ी लड़खड़ाती हुई जुबान और गुजराती लहजे में कहे हुए अल्फाज न समझ सका। उसने मुझसे पूछा, ये क्या कहता है? कहता है कि तुम्हें नौकरी चाहिए? मैंने दोहराया। रामविलास बोला, हाँ चाहिए। बूढ़ा रामविलास की आंखों में आंखें डालकर बोला, बॉम्बे गवर्नमेंट को 1000 गुंडा की जरूरत है। तुम अर्जी छोड़ो, तुमको सबसे पहले कॉल आएगा। रामविलास कुछ समझ नहीं सका। मुझसे तशरीह चाही तो मैंने कह दिया, ये कह रहा है कि बॉम्बे गवर्नमेंट को 1000 गुंडों की ज़रूरत है, तुम अर्जी भेजो तो तुमको सबसे पहले कॉल आएगी। इससे पहले कि रामविलास अपनी पंजाबी आंखें लाल करके उसकी तरफ देखता या कुछ कहता, उसने अपनी बूढ़ी गुजराती जर्द आंखें रामविलास की आंखों में डालकर कहा, हम ठीक बोलता है, तुम्हारे लिए बहुत चांस है। उसके बाद भी वो डटकर छतरी के सहारे रामविलास के सामने खड़ा रहा तो रामविलास मेरा बाजू पकड़कर आगे बढ़ गया और उसकी जद से निकलकर बोला, पागल है बुढ़ा, तुम देखना जब मैं ब्यूक में सवार होकर इस बाजार से गुजरूंगा तो ये सब लोग मुझे झुक झुक कर सलाम करेंगे। अच्छा दोस्त, तुम सलाम वसूल करो, हम तो चले। मैंने कहा, कोई बात नहीं, वो बोला, तुम भी साथ छोड़कर चले जाओ। ठीक है। ये किसके साथ नहीं हुआ? राजेंद्र, धर्मेंद्र, मनोज, सब ने शुरू शुरू में धक्के खाए हैं। उसे अटल देखकर मैंने उसका हौसला बढ़ाया। हाँ दोस्त, यहाँ तो जद्दोजहद करनी ही पड़ती है। मुझे तो नौकरी करनी है, सरकारी मुलाजिम हूँ मैं। छुट्टी खत्म हो चुकी है, नाराज़ी माफ़, मैं तो चला। फिल्म लाइन से तो मैं अरसा हुआ संन्यास ले चुका था, मगर मेरे अंदर फ़न का कोई कीड़ा मौजूद था जो अंदर ही अंदर रेशम बुनता रहता था। मैंने कहानियाँ लिखनी शुरू कर दी जिन्हें अदब की दुनिया में काफ़ी सराहा गया। एक नावल के लिए एक मशहूर मारूफ दोस्त अदीब ने मशवरा दिया कि मुंबई जाकर फिल्म लाइन में इस कहानी को बेचने की कोशिश करो। एक बार इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाते हुए रास्ते में एक कार ट्रांजिट मिला तो मैंने सोचा, चलो एक कोशिश कर ही देखूं। मैं हैरान रह गया जब फिल्म शुरू होने पर स्क्रीन पर आस्तीन का सांप दिखाई दिया। मैं बैठा रहा, सोचा कि यार की फिल्म है, ज़रूर देखूंगा। मगर जब फिल्म ख़त्म हो गई और सारी फिल्म में वो कहीं नज़र नहीं आया तो बड़ी मायूसी हुई। सब लोग बाहर निकल के गैलरी में आए तो वो भी नज़र आया। वो सबको कोका कोला की बोतलें पकड़ा रहा था। उससे बोतल लेकर मैंने कहा, अब नहीं छोड़ूंगा, मैं कल सुबह एयर इंडिया से फ्लाई कर रहा हूँ। तुम्हें चंद लम्हे के लिए मेरे साथ रुकना होगा, मेरे साथ थोड़ा वक्त गुजारना होगा। वो बोला, अच्छा, ज़रा बोतलें सबको पहुँचा दूँ, फिल्म खरीदने वालों से बातचीत हो जाए, फिर हाजिर होता हूँ। बहुत देर बाद वो आया, मेरा बाजू पकड़कर मुझे अपने करीबी रेस्टोरेंट में ले गया। स्क्रीन पर मेरा नाम देखा था, रस्तोगी साहब का चीफ असिस्टेंट हूँ। मैंने उसका दिल तोड़ना मुनासिब नहीं समझा। चीफ असिस्टेंट के तौर पर किसी और का नाम आया था। हाँ, माविन में डायरेक्शन के नीचे 4-5 नाम ज़रूर आए थे। हो सकता है इनमें से ही कहीं उसका नाम भी हो, मगर ऊपर उसका नाम नहीं था, क्योंकि वहाँ होता तो नज़र ज़रूर पड़ जाती। इस हिसाब से तो यूँ कह लीजिए कि वो डायरेक्टर साहब का हुक्का भरने वाला, चाय पानी पिलाने वाला माविन हो सकता है। इस तरफ से तो मैं लिहाज कर गया, मगर ये पूछे बिगैर न रह सका, फिल्म में वो कहाँ है? वो बोला, वो जो पान की दुकान के सामने हीरो से पहले पान लेकर खाता हुआ एक आदमी निकल गया था, वो मैं ही था। दरअसल रस्तोगी साहब जब तक फिल्म के किसी सीन में मुझे न रख ले उनको तसल्ली ही नहीं होती। जब HS रविल साहब अपनी हर फिल्म के आगाज़ में राजेंद्र कुमार को ज़रूर लेते थे, चाहे हीरो कोई भी क्यों ना हो। तुम उनकी पुरानी फिल्में पतंगा, मस्ताना, पॉकेट मार तो देखी होगी। उनमें हीरो श्याम, मोतीलाल और देवानंद थे, मगर फिल्म की शुरुआत रंजीत कुमार से होती थी। इस तरह रस्तोगी साहब अपनी हर फिल्म में मुझे ज़रूर रखते हैं। अब देखो ना, कोको कोला तक फिल्म फाइनेंसरों को और डिस्ट्रीब्यूटरों को मेरे ही हाथों से पिलवाते हैं, तो उनको फिल्म के लिए फाइनेंसर ज़रूर मिल जाता है। इस तरह फ़ौरन फिल्म बिक जाती है। सच में रस्तोगी साहब के लिए मैं बहुत लकी हूँ। और अपने लिए? मैंने उससे कहा, और जैसे ही अनजाने में मेरी उंगली उसकी दुखती रग पर जा पड़ी। उसने दूर आसमान पर उड़ते हुए पंछियों को हसरत भरी और उदास भरी नज़रों से देखा, जो सामने एक वॉलपेपर की तवील व अरीज तस्वीर पर पंख फैलाए हुए एक जगह रुके खड़े थे। जिस तरह वो रुक गया था, उसकी ज़िंदगी रुक गई थी और उसकी आगे बढ़ने की ख्वाहिशें रुक गई थी। बस इतनी थी कहानी। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। आप लोग खूब अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए मुझे। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।